नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं जीएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में, जहां पे इसके चार्ट में लगातार खरीदारी का मौका बनता नजर आता है, जहां पे लगातार भर भर के खरीदा जाता है। आखिर इसकी पोटेंशियल क्या कहती है, और पोटेंशियल का आकलन करने के लिए हमने अभी लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखने का प्रयास करूंगा। इसमें कंपनी ने एक लेटेस्ट अपडेट, जो लेटेस्ट क्वार्टर था अप्रैल टू जून का, उसका रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट का अपडेट दिया। कहा कि वायो वाई के अकॉर्डिंग 15% का सेल्स में ग्रो होती है। ईबिटा के अंदर देखने को मिला कि 14% जंप करती है, और रेस्ट जो है वो नेट प्रॉफिट और बाकी सारे चीज़ों में डिक्लाइन करती नजर आती है। मतलब ये पिछले पीरियड से वाई वाई के हिसाब से कंपेयर करें जून 23 को 2024 के जून से, तो उसमें डिक्लाइन निकल के आते हैं, अर्थात गिरावट का माहौल मिला है। आखिर यदि प्रॉफिट सेल्स यदि बढ़ा है, तो सेल्स के आकलन के हिसाब से इसका प्रॉफिट क्यों घटा, इसके भी हम चर्चा करेंगे, इसका डीपली जाने का प्रयास करेंगे। साथ में इसका देखें तो स्टॉक में क्या निकल के आती है, लगातार बिल्डअप होती हुई प्राइस में, जहाँ पर हमने चार्ट से स्टार्ट किया था। आखिर एक महीने में देखा गया करीब 10% जंप करती है, 6 महीने में देखा गया करीब 60% जंप करती है, और एक साल में डेटा में देखा जाए तो नियरली 113%, और हिस्टोरिकल डेटा 5 साल को ले लें तो 95% के आसपास जंप है। तो खासकर जो ये डेटा था उसमें ज़्यादा दम कट ऑफ डेट के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन एक साल में एक अच्छी परफॉर्मेंस किया है। तो क्या है इसकी बैकग्राउंड को लेकर के, तो जाने इसके बारे में। तो कहती है जीएसडब्ल्यू इंफ्रा जो है जीएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, और ये कहती है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग एमओयू साइंड बिटवीन द जीएसडब्ल्यू इंफ्रा लिमिटेड एंड द एपी मोलर कैपिटल्स, इसके साथ ही करती है। और कब करती है इसकी कोई डेट नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ये हो सकता है कब किया हो, उसकी डेट यहाँ पे नहीं निकल के आती है। फिर इसके बारे में जरा देखा जाए तो ये क्या है, इसकी स्टॉक क्या कहती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोर्ट्स का काम काज करती है, पोर्ट्स हैं, लीडरशिप हैं। ये पोर्ट्स क्या है इसके पास, कहती है बेंचमार्क। अब यहाँ पे पोर्ट्स में क्या क्या करती है, कहती है बेंचमार्किंग मेरिटेंस द एक्सेलेंस इन द सिंस 2002 में इसको मिला था जीएसडब्ल्यू इंफ्रा को, एक शायद अवार्ड वगैरह कुछ मिला था, ऐसा कुछ था। तो नहीं, ये 2002 से यहाँ पे शेयर्स अवेलेबल हैं इस एक्सेलेंस को लेकर के। और इसमें कहाँ पे, जीएसडब्ल्यू पोर्ट के ऊपर, ये इसका जीएसडब्ल्यू पोर्ट भी है। तो इसके कब से अवेलेबल है, 2002 से, और इसी के ले करके इनका क्या चलता है, मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है। तो चलिए इसको डीपली जानते हैं कि प्रयास करते हैं। और भी तो कहती है 2006 में कंपनी बनी थी जीएसडब्ल्यू इंफ्रा लिमिटेड, जब प्रोवाइड द मेन टाइम मेरी टाइम related services including the cargo handling, storage solutions and the logistics सर्विस में कामकाज करती थी स्टार्टिंग में, और आज भी यही करती है। तो करती हुई प्राइस में देखा जाए तो कहती है करंट मार्केट प्राइस जो है 336 के आसपास, जो कि इसमें तीन एस्पेक्ट को इंक्लूड करेंगे। एक तो पहला इज द फंडामेंटल, इसे जब बिजनेस बेसिस क्या कहती है। दूसरा इज द टेक्निकल, इसको कहते हैं टेक्निकल, और हम इसको कहते हैं ट्रेंड। तीसरा एस्पेक्ट इस है सेंटिमेंटल, और सेंटिमेंटल जो है वो डिपेंड करते हैं बिजनेस को लेकर के और स्टॉक की लेकर के, और ये जो चीज़ें हैं वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी बनती है। मार्केट की प्राइस इसके ऊपर डिसाइड होता है, और इंक्लूडिंग द फंडामेंटल ऑफ द बेस किसके लेता है, बिजनेस को बेस लेते हुए। तो चलिए बिजनेस को बेस लेते हुए हमने बिजनेस को समझा, क्या करती है, पोर्ट रन करती है, पोर्ट के साथ साथ और सर्विसेज देती है, चाहे कार्गो की सर्विस हो या फिर क्या लॉजिस्टिक की सर्विस हो। तो बुक वैल्यू कहती है कंपनी करीब 38 रुपये का, और इंट्रेंसिक वैल्यू है 140 का, अर्थात इनकी जो एसेट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हमने एक चार्ट बेसिस पे लिया है, वो एक बार नज़र डालते हैं। देखिए मैंने 24 तक का चार्ट लिया है स्टैंडअलोन डेटा में। तो यहाँ पे इनकी एसेट सोल्यूशन क्या निकल के आती है, इनकी जिस लेवल पे एसेट्स है ना उस लेवल पे इनका जो रिवेन्यू है वो कुछ भी नहीं है। कहने के लिए जितना एसेट्स है उसको रेंट पे लगाएंगे तो शायद इतना इनकम जनरेट हो सकता है, मेरी सोच के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे काफ़ी कब बढ़ा था, 2024 में इनके पास एसेट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती नजर आई। ऐसे ही देखा जाए कंसोलिडेटेड डेटा तब भी देखने को ये मिलती है। तो यहाँ पे 2024 में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यदि बनी है तो ये 2024 में बनी है, जिसकी वजह से मार्केट इसके पीछे पीछे, मैंने कहा नहीं पहले वक्त, जो इसको खरीदारी करते करते लोगों ने काफ़ी खरीद करके भर भर के पोर्टफोलियो में रखा है। तो चलिए हम आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर, दिस इज कम्प्लीटली लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए हम जिस बात पे चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये था, जो स्टॉक का जो फिलहाल रेशियो है वो कहता है, स्टॉक रेशियो कितना है, 62 का है, जबकि इंडस्ट्रियल के पी कहता है 36 का। अब यदि इन दोनों को आकलन करेंगे तो निकलेगा जो अच्छा स्टॉक तो काफ़ी बढ़ गया,
स्टॉक यदि बढ़ गया तो फिर मार्केट में क्या है, ये स्टॉक बढ़ने का ये केवल ये कारण नहीं होता, जो इंडस्ट्रियल में यदि ये बढ़ेगी अभी भी तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसी होता है कहाँ से, इनकी अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर में हमने देखा कि इसका क्या हुआ, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, किसकी वजह से, हो सकता है कि डेट्स इसका काफ़ी बढ़ गया हो, तो डेट्स जो रेशियो था उसके थोड़ा सा बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुआ, कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल भी होता है, इंटरेस्ट पे भी होता है, फिर एक्सपेंसेस बुक हो जाता है। इसकी बेसिस पे क्या होगा, एक्सपेंसेस बुक होगा तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, उसकी प्रॉफिट की पार्ट से कम हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है, 210 करोड़ का। अर्थात इसमें दो आकलन करके हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक पी के बेसिस पे देखें तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़ती नजर आती है, लेकिन इसके बेसिस पे देखा जाए तो इसको तो ये कंपेयर करने वाली बात है, इसको किसी कंपेयर करेंगे, इसके पीयर्स के कंपेयर करेंगे, जैसे इस सेक्टर में जो और कंपनियां हैं उसका क्या रेशियो है और इसका जो स्टॉक का डेट इक्विटी कहते हैं वो क्या कहते हैं। साथ में देखा जाए तो करंट रेशियो के बारे में काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग पे 7.10 के आसपास देखने को मिलती है। और इसमें आरोशी की बात करें तो आरोशी कहती है कितना, नियर अबाउट द 16.4 का, आरओई कहती है 19% का। इन सब के पीछे फेस वैल्यू है 2 रुपये का, और डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा बनता है 0.16% का। प्रमोटर होल्डिंग करती है, ये भी मायने रखता है, जो कि करती है 86% के आसपास नियरली। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू कितना भी काम करती है, 9 गुना मान लेते हैं, 9 गुना पे काम करती है, कहाँ से, बुक वैल्यू से। तो क्या इस स्टॉक में आज भी चार्ट में क्या नजर आता है, तो ये लगती नजर आती है कि बढ़ती नजर आती है या घटती नजर आती है। तो इसका ट्रेंडिंग सीधा सीधा कहता है, यदि अभी फिलहाल कहाँ से आकलन किया था हमने, यदि इसको आकलन हमने दो फिगर आउट को लेंगे, दोनों फिगर आउट में क्या निकल के आती है, जो मार्च वाले में तो थोड़ा सा क्या हुआ, गिरावट आ गई, जून वाले से क्या हुआ, गिरावट आई, लेकिन किसकी वजह से गिरावट आई, क्योंकि सेल्स तो लगातार बढ़ती नजर आती है ना, इन्होंने डेट्स को बढ़ा दिया होगा, तो डेट्स बढ़ा दिया तो उसकी चर्चा कहाँ होगी, आगे चलते हैं पीयर्स कंपनी को कर देंगे चर्चा। इससे पहले अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की लेटेस्ट लर्निंग के लिए आप बने रहिए, जहाँ पे हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं, किसी बिजनेस को, किसी की बैलेंस शीट को, किसी के पीएल को, समरी एज वेल एज द कंप्लीट। अब यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे टोटल 3 कंपनी, अदानी पोर्ट्स हैं, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा है, गुजरात पीपा वन है, पीपा पोर्ट है, तीन ही कंपनी यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलती है, जिसका क्या कहती है, 36 के आसपास कहती है। उसमें 36 पर किसका मैच करता है, अदानी पोर्ट्स का मैच करता है, अर्थात इसकी पोटेंशियल तो और बढ़ेगी। दूसरा कौन करता है, दूसरा कहता है गुजरात पीपा वन का, तो ये भी बढ़ती नजर आ सकती है, क्योंकि इसका भी क्या है, एवरेज से कम निकल के, लेकिन एवरेज से ज़्यादा तो क्या ये बढ़ेगी नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेगी, यदि सेक्टर परफॉर्मेंस करेगा तो ये भी बढ़ेगी, जब वहाँ जहाँ तक बढ़ती नजर आती है। जहाँ पे लायबिलिटी की तरफ देखा जाए तो क्या कहते हैं इसके बारे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको देखने को मिलता है, अदानी को मिलता है, फिर सेकंड नंबर पे इसको मिलता है, फिर लास्ट नंबर पे गुजरात पीपा वर्व को मिलता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक सुटेबल बनता है, ये सुटेबल बनता है, और उसके बाद सुटेबिलिटी ये बनती नजर आती है, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। चलिए लिस्ट नेक्स्ट कदम पे, और नेक्स्ट कदम है जहाँ हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर डेटा क्या कहना चाहता है, जहाँ पे देखने को मिलता है जो जून जो क्वार्टर रिजल्ट आया वो पिछले मार्च से गिरावट में आ गई, लेकिन इन सब से क्या हुआ, बेटर परफॉर्मेंस करता नजर आया, अर्थात कहाँ पे डिक्लाइन करती है, केवल केवल पिछले क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को देखेंगे तो थोड़ा सा गिरावट है, वायो वाई में देखेंगे तो इसमें क्या लगती है, एक जंप निकल के आती है। तो बिल्कुल दोनों को कंपेयर करना चाहिए, उस क्वार्टरली को भी कंपेयर करना चाहिए, साथ में उसको लास्ट क्वार्टर को भी कंपेयर करना जरूरी है मेरे हिसाब से। आते हैं कहाँ पे, आते हैं प्रॉफिट के पार्ट में। प्रॉफिट पार्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, 297 करोड़, 329 करोड़, अर्थात यहाँ पे सबसे टॉप पे रहा था, अर्थात मार्च वाले जो सेशन था, मार्च सेशन में लगातार बेटर परफॉर्मेंस किया था कंपेयर टू द अदर सेक्टर और द अदर क्वार्टर को लेकर के। आते हैं ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस का डेटा कहता है, ईयरली बेसिस कहता है जो लास्ट जो मार्च ईयरली डेटा था 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, ये बेटर परफॉर्मेंस किया था, और लास्ट 12 महीने का डेटा को देखें तब भी बेटर परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि ये आंकलन क्या है, इसका ये भी तो इंक्लूडेड है ना इसके अंदर, इसलिए इसमें डिमेरिट कहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, यहाँ पे देखा गया तो क्या कहती है, यदि 12 महीने में एक चीज नजर नोटिस कीजिएगा, नोटिस कहाँ पे करना है, यदि 12 महीने में ये 3700 करोड़ पे
प्रॉफिट कितना बनाती है, 1161 करोड़। तो यहाँ पे आके इनकी अपनी क्या हुई, प्रॉफिट कम हो जाती है, अर्थात इनका लायबिलिटी बढ़ती नजर आती है। तो आप देख लीजिए इंटरेस्ट के पार्ट को देखिए, इंटरेस्ट के पार्ट में क्या हुआ, जहाँ पे 332 करोड़ का लायबिलिटी था वहाँ पे 431 करोड़ का लायबिलिटी बढ़ती बढ़ती नजर आई, इंक्रीज कर गई। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईपीएस में क्या हुआ, गिरावट आ गई। चलिए इसकी हिस्टोरिकल डेटा कहती है जो ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज देखने को मिलती है, उसका एवरेज कह सकते हैं, यहाँ डिक्लाइन करती है और ये भी एक तरह से एवरेज ही कहती नजर आती है। आते हैं फाइनेंशियल को, बैलेंस शीट को समझने के लिए। बैलेंस शीट इसके बारे में क्या कहती है, तो बैलेंस शीट में देखने को क्या मिलती है, जो यहाँ पे थोड़े 200 करोड़ के आसपास क्या होता है, और से बढ़ जाता है, और ये में अदर लाइबिलिटीज में करीब 900 करोड़ के आसपास, मतलब 200 करोड़ यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके बाद देखा जाए फिक्स एसेट्स में लगातार इन्होंने बिल्डअप किया, यदि यहाँ पे पैसा लिया उन्होंने फिक्स एसेट्स को क्रिएट किया, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद क्या कहती है, इसका अच्छी कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढना जरूरी है ना, वो जरूरी क्या है पता है, डेटर्स रेशियो। इसकी डेटर क्या कहती है, 677 करोड़ का, ठीक है। और पेबल कितना है इसका, 677 करोड़ के बेसिस पे। पेबल के पार्ट को देखा है तो पेबल कहते हैं इसके बारे में कितना, 356 करोड़। 677 करोड़ में से 356 करोड़ का माइनस कर दीजिए, रेस्ट जो हुआ वो भी मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। तो यदि ये पैसा फंसा हुआ है तो प्रॉफिट के बेसिस पे कितना हो गया, प्रॉफिट कहता है कितना, 1100 करोड़ के आसपास, और डेटर कहता है नियरली कितना, 617 करोड़। मतलब इसके हिसाब से प्रॉफिट के बेसिस पे डेटर ज़्यादा नहीं रहा है, जबकि एक अच्छी संकेत देता है। चलिए अगला पड़ाव क्या है इसके बारे में, तो रेशियो कहती है चलिए 2 महीने में 3 महीने में पैसा आता है, चलिए अच्छी बात है, 2 मंथ में पैसा दे देता है, ये तो अच्छी पोजीशन देखने को मिला ना। इसी लेवल पे हमने देखा था कि स्टैंड लोन डेटा में, कंसोलिडेटेड डेटा में लगातार क्या होती है, क्या बिल्डअप होती नजर आती है, लगातार बिल्डअप हुई क्या, केबल और केबल इनकी नेटवर्थ। यहाँ पे देखिए नेटवर्थ का गैप कितना बड़ा आ गया, जबकि नेटवर्थ का गैप क्या क्या किस रेशियो में चल रहा था, इस रेशियो में चलती नजर आ रही थी। वहां पे क्या हुआ, एक लंबी उछाल लगाती हुई कहाँ पे, 2024 के अंदर। तो उसके बेसिस पे क्या हुआ होगा, उन्हें जो लोन लिया था 200 करोड़ का, वो वहां पे बिल्डअप करती नजर आई। चलिए एक सेंटीमेंटल की तरफ चलते हैं। सेंटीमेंटल इसके बारे में और कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है कि नहीं आती है, आउटकम तो निकल के आ गया। उसके बाद कुछ क्वार्टर रिजल्ट भी आ गया, मॉनिटरी एजेंसी का रिपोर्ट भी आ गया, कुछ और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रेस रिलीज की बात करती है, वो रिजल्ट का पार्ट होगा। तो चलिए छोड़िए इसको, और क्या करना है इसको लेकर के, और क्या कहती है इसके बारे में, लेटेस्ट अपडेट में चलने का प्रयास करते हैं। और वो क्या कहती है इसको लेकर, यहाँ पे देखने को क्या मिलती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को चर्चा करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में खास के देखने को मिला कि 85% से ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर के पास है, और केवल 12% के आसपास होल्डिंग कौन होल्ड करता है, एक पब्लिक करता है। और यहाँ पे मार्च तक की डेटा है, जून का डेटा अभी तक देखने को नजर नहीं आई, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, लेकिन तब जो डेटा है उसके बेसिस पे चलने का प्रयास करेंगे। किसके बेसिस पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है इसके बारे में, प्रमोटर जितना था वहीं पे है, कोई फेर बदल नहीं हुआ। प्रमोटर में कौन है, जिंदल, रतन जिंदल, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, ये इनकी बेसिकली कंपनी है, उनकी ग्रुप्स कंपनी, ढेर सारा लिस्ट ऑफ कई 100 हजारों कंपनी इनकी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनकी हजारों कंपनियां होती है, इसको क्या चर्चा करना। तो उसकी लिस्ट आप काउंट करते करते थक जाएंगे, इतना तो लगता है कि इतना तो स्टॉक की वैल्यूशन नहीं होगा, इतना कि इसकी नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ क्या होता है, सब्सिडरी होता है। एफआई की तादाद 2%, डीआई की तादाद ने क्या किया लास्ट मोमेंट में, थोड़ा सा बिकवाली किया था। और उसके बाद पब्लिक क्या कहती है इसके बारे में, और डीआई क्या कहती है इसके बारे में। तो डीआई में कौन है, यहाँ पे एसबीआई एक ही फंड है, एंड एसबीआई क्वांट्रा फंड है, बाकी कोई फंड बड़ी नहीं देखने को मिली। पब्लिक में जो 6% के आसपास होल्डिंग है, वो 6% होल्डिंग में रिटेल कितना तादाद में है, वो देखा जाए तो कहती है रिटेल यहाँ पे कितने तादाद में, नियरली 5% जो है ना वो रिटेल में है। नियरली कहाँ से 5% कौन है, रिटेल में है, जो कि इसको एज ए पोर्टफोलियो में हो सकता है इंक्लूड करके रखा हुआ, क्या लंबे पीरियड के लिए, जहाँ पे लंबे पीरियड के लिए लगातार यहाँ क्या निकल के आती है, एक लंबे पीरियड में ये देखने को मिला जो 3 साल में, 5 साल में, 1 साल में एक अच्छी सी क्या निकल के आती है, एक ग्रो लेवल बनती नजर आती है स्टॉक को लेकर के। और सबसे ज़्यादा बेहतर जो लगता है वो एक मेजर डालते हैं, पता है कहाँ पे, वो बीएससी पे मुझे एक अच्छा फीचर लगता है, वो फीचर है
खास के एक एनालिसिस का, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात करती है कंपनियां, अक्सर देखने को मिलती है। और वो क्या कहती है उसके बारे में एक नज़र डालते हैं, जहाँ पे हम देख पाएंगे एनालिसिस में, जहाँ पे कंपनी कहती है पिछले जो एक साल के डेटा ही यहाँ पे है, 6 महीने में करीब 60% जंप करती है, 3 महीने में 40% जंप करती है। ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, कुछ ऐसा था कि नहीं था? तो इसका नज़र डालते हैं इसके चार्ट के ऊपर कि चार्ट में इसके ऊपर क्या था। फरवरी 24 का डेटा निकल के आती है, और रिसेंटली लिस्टेड था अक्टूबर 23 में ये कंपनी लिस्टेड हुई। तो लिस्टेड के बाद लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप होती प्राइस निकल के आती है यहाँ पे। तो 6 महीने का डेटा ही देख लिया जाए इसको लेकर के, तो हमने इसको समझने का प्रयास किया लेटेस्ट को। और इसमें एक सेगमेंट वाइज देखें जो किस सेक्टर से इसका पास ज़्यादा पैसा आता है, एक पीयर्स में देखते हैं तो इसके पास पीयर्स क्या कहती है और एनएसए पीयर्स क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखना है अदानी पोर्ट्स, एटीएल्स एंड वीएमएस करके आती है, और इसका पीयर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, वो कहती है सबसे टॉप इज द नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, और दूसरा आता है गुजरात पीपा बनाती है, ओरिएंटल आती है। तो ये यदि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उस पर पोर्ट पे ऊपर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट भी होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा देखने को नज़र नहीं आता। गुजरात पीपापन कहती है, ओरिएंट कहती है, इंफ्रा कहती है। तो आपको किसको किस सेक्टर से कंपेयर किया जा सकता है, यहाँ पे आ गई कंसोलिडेटेड के अंदर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमी टॉप, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू किसके पास है, इसी के पास है। जीएमआर एयरपोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एंड इंडिया फेवरेट्स करके हैं, ओरिएंटल है आरबीआई। और ये जो नंबर है ना, ये नाम जो हमने सर्च किया था वो काफ़ी नीचे की। और बाकी सारी कुछ कंपनी ऐसी हैं जो के सबका क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव है, लेकिन एक ही कंपनी जिसका नाम है अदानी पोर्ट इज द टॉप गेनर इन द इतना इन द टोटल पीयर्स के अंदर देखने को मिला है। तो हम इसको देखें एक नज़र कहाँ पे सेक्टर वाइज को, तो सेक्टर वाइज में जो लेटेस्ट अपडेट अभी तो नहीं आएगा, इस क्वार्टर का आ सकता था, मुझे लगता है बेहतर हो सकता था। यदि आता होगा तो फिलहाल देखने को नज़र नहीं आते। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, जहाँ पे स्टॉक में हमेशा मैंने कहा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होता है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, हायर टू हायर साइड के लिए होता है, और जो सपोर्टिंग जोन होता है लोअर टू लोअर क्या होता है, जहाँ पे लगातार जिस प्राइस पे आकर के अटकी पड़ी हो। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, जहाँ पे इस जोन है फिलहाल ये घूमती नजर आती है लंबी जोन के अंदर, और यहाँ पे यदि पोटेंशियल बनती है तो लगातार दोबारा यहाँ से रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ से जंप कर सकती है आगे। और यहाँ पे रिजल्ट कितना इफेक्टेड करता है वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है या फिर नेगेटिव लेता है। कहीं हो सकता है जो मार्केट को डाउनफॉल भी ले जा सकता है। तो हमने समझने का प्रयास किया एज ऑन टाइम फ्रेम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।